दोस्तों सीपीयू में लगने वाले एसएमपीएस सर्किट की रिपेयरिंग को लेके बहुत सारी कमेंट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। अगर देखा जाए तो एसएमपीएस में ज़्यादा कुछ खराब नहीं होता, जो भी खराब होता है वो बेसिकली आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर जो मैं एसएमपीएस यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल ओके कंडीशन में है, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं फॉल्ट के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि फॉल्ट किस किस सेक्शन में ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलता है। और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 101% होगा ही होगा। अगर आपको इस वीडियो से सीखने के लिए कुछ भी मिलता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक एम का टारगेट है मात्र 600 लाइक्स का। आई होप कि आप इस टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस एसएमपीएस में निकलने वाले वोल्टेज की बात करूंगा, उसमें एम्पियर की बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है कि इसमें इनपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है और आउटपुट यहाँ पर आपको कितना मिलता है। यहाँ पर इसमें लगने वाले बोर्ड का नाम दिया है पेंटियम 4, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आप अलग अलग बोर्ड पर भी इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है, इससे निकलने वाली वोल्टेज। उससे पहले आपको बता दूं एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई, इनपुट तो आपको पता ही है 220 वोल्ट हमारे घर पे आती है, तो यहाँ पर 220 वोल्ट इसमें इनपुट करता है। और आउटपुट देखिए क्या क्या वोल्टेज हमें आउटपुट मिलती है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर प्लस 3.3 वोल्ट इससे आउटपुट होती है, वो होती है 30 एम्पियर के लगभग। ठीक है, 30 एम्पियर के लगभग यहाँ से 3.3 वोल्ट आउटपुट होती है। और दूसरा है प्लस 5 वोल्ट आउटपुट होती है, वो 29 एम्पियर होती है। और यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट 18 एम्पियर निकलती है, और माइनस 12 वोल्ट 0.5 एम्पियर के आसपास निकलती है। और एक निकलती है प्लस 5 वोल्ट, देखिए स्टैंड बाई 2 एम्पियर। ठीक है, एसबी बोले तो स्टैंड बाई के लिए। तो इतने कनेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। ये मेन आपका बोर्ड पे लगता है, ये वाला कनेक्टर बोर्ड पे लगता है। इसमें भी 2 होते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 वाले आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए आपको दिखाऊं, इसमें भी 2 होते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से जोड़ा जाता है और मेन मदरबोर्ड पे लगता है। ये आपका हार्ड डिस्क या फिर सीडी ड्राइव के लिए होता है, सीडी डीवीडी के लिए। ठीक है, और ये वाला आपका, ये भी आप हार्ड डिस्क या सीडी डीवीडी में लगा सकते हैं। इनमें से 5 वोल्ट मिलता है। और यहाँ पर ये भी आपका बोर्ड पे जहाँ पर आपको इसका पोर्ट मिले अलग से यहाँ पर दिया रहता है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर सीपीयू की पूरी वायरिंग सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसकी वायरिंग भी आपको सिखा दूंगा। अब बात करें इसके बेसिक्स रिपेयरिंग की। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। ऐसे खोल के रखा हुआ है, इसके कवर को सेट करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे खोल लिया है। उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, किसी भी एसएमपीएस आप सर्किट को खोलते हैं तो वहाँ पर आपको सभी में अलग अलग डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, या फिर अलग अलग कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा 12 वोल्ट का आप एक नॉर्मल चार्जर उठा लीजिए, और एक लैपटॉप का या फिर किसी भी टाइप का चार्जर उठा लीजिए, या फिर आप अपने एयरटेल सेट ऑफ बॉक्स का चार्जर उठा लीजिए। उसका डिज़ाइन अलग होता है, सभी का डिज़ाइन या फिर सभी का सर्किट बोर्ड में अलग अलग कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स आपको कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टेंस और आपको ट्रांसफार्मर देखने के मिलेंगी। और किसी में मॉसफेट का यूज़ किया जाता है स्विचिंग के लिए, किसी में आईसी का यूज़ किया जाता है, और किसी में आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। यानी कि टोटल मिला के उससे जो आउटपुट निकाली जाती है उसका एम्पियर आपके बोर्ड को डिजाइन करता है। यानी कि उससे अगर हमें ज़्यादा एम्पियर निकालना हो तो उसी हिसाब से वहाँ पर उस हिसाब से कंपोनेंट्स को लगाया जाता है, जो कि वहाँ पर उसका लोड उठा सके। इतना हमेशा याद रखना। यानी कि कम एम्पियर का अगर आपका चार्जर है, उसमें से ज़्यादा लोड आप ले रहे हैं, यानी कि 1 एम्पियर के चार्जर से आप 10 एम्पियर को खींचने वाले एम्पलीफायर बोर्ड या फिर किसी चीज़ को चला रहे हैं, तो आपका चार्जर जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा एम्पियर मिल रहा है, ताकि बोर्ड हमारा यानी कि मदरबोर्ड ज़्यादा एम्पियर भी खींच ले तो इसे कुछ भी नहीं होता। हाँ, किसी स्थिति में अगर कुछ हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग तो आपको सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, बेसिक सिखाऊंगा। बाकी अगर आपके पास कोई फॉल्ट इससे रिलेटेड आता है तो आप ज़रूर कमेंट करना। और काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा मैं बक क्या कर रहा हूँ, असल में सीखने वाली बातें यही होती हैं। रिपेयरिंग से पहले ये सीखना ज़रूरी होता है। बाकी अगर मेरी बात अगर आपको सर के ऊपर से गुजर रही हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, मैं अपना काम करते रहूँगा और सिखाते रहूँगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले इसे हमें खोलना होता है। यहाँ पर एक बेल्ट लगी हुई है, यानी कि एक इस तरीके से यहाँ पर लगा, इसको मैं उतार देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा एसएमपीएस निकल के बाहर आ चुका है। अब इसमें 2 सेक्शन होते हैं। कभी भी आपको एसएमपीएस में यानी कि किसी भी एडाप्टर में 2 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो जहाँ से आप 220 वोल्ट इनपुट कर रहे हैं, और सेकेंडरी जहाँ से आपको अलग अलग वोल्टेज आउटपुट मिल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं क्लीन करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो फाइनली इसे मैं क्लीन कर चुका हूँ। ज़्यादातर बहुत टाइम से रखे हुए एसएमपीएस में आपको धूल देखने के लिए मिल सकती है। चलिए फिर बात करते हैं रिपेयरिंग की। सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट इसमें आता है वो प्राइमरी सेक्शन से आता है। यानी कि ये देखिए, यहाँ से आपने
220 वोल्ट इसको इनपुट करी यहाँ पर, और यहाँ पर यानी कि ये प्राइमरी सेक्शन है। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक इस टाइप से लाइन देखने के लिए मिलेगी। लाइन बोले तो प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग करती है। और इस लाइन के बीच में आपको एक ट्रांसफार्मर मिलेगा। और ट्रांसफार्मर आपका देखिए, एक इसमें 2 लगे हैं, इसमें 2-3 लगे हैं, ज़रूरी नहीं 2-3 भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें से आपको अलग अलग वोल्टेज आउटपुट करवाना है। और याद रखना, एम्पियर को बढ़ाने या घटाने में ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे कि आपने एक नॉर्मल एम्पलीफायर को चलाने के लिए आपको भाई ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, तो आप जाते हैं दुकान पे और पूछते हैं सर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मिलेगा? वो बोलता है हाँ है, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। उसमें आपको एम्पियर पूछता है, भाई कितने एम्पियर का आपको चाहिए। आपको कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाता है भाई एम्पियर होता क्या है। एम्पियर असल में उसके लोड को उठाने के लिए वहाँ पर यूज किया जाता है। तो वहीं पर आपको बात अटक जाती है। यानी कि एम्पियर का एक अलग से मैं वीडियो पार्ट बनाऊंगा, उसका भी आप वेट कीजिएगा। फिलहाल आपको समझना होगा। इसी हिसाब से यहाँ पर एम्पियर के हिसाब से ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है और यहाँ पर लगाया जाता है। यानी कि ज़्यादा एम्पियर आपको आउटपुट चाहिए तो उतना ही एम्पियर का आपको यहाँ पर ट्रांसफर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग कौन करता है? ट्रांसफार्मर। तो आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेंगे। ट्रांसफार्मर की आधी लेग प्राइमरी में, आधी लेग सेकेंडरी में देखने के लिए मिलेंगी। और देखिए ट्रांसफार्मर की जो लेग होती है ना, 2-3 आपको प्राइमरी में और बाकी सेकेंडरी में। यानी कि सेकेंडरी में 1 2 3 4 5 6 इसकी लेग मिलेंगी। किसी भी ट्रांसफार्मर को आप निकालिएगा वहाँ पर उतनी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर इसको अलग अलग वोल्टेज आउटपुट करवानी है। जैसे कि मैंने आपको एसएमपीएस सर्किट के बारे में कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था। यानी कि वो एसएमपीएस हमारा टीडी फ्री डिस्क के बॉक्स का था। बेसिक समझने के लिए वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती है। उसे आप ज़रूर देखना, इस वीडियो के एंड पे दे दूंगा। फिलहाल इसको देख लो। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर से इधर का हिस्सा, यानी कि इधर का हिस्सा हमारा प्राइमरी सेक्शन है। जब भी फॉल्ट आता है आपका प्राइमरी सेक्शन में सबसे ज़्यादा मिलता है। सेकेंडरी सेक्शन के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल बेसिक से समझा दूंगा। लेकिन प्राइमरी सेक्शन का जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट मुझे देखने के लिए मिला वो कहाँ से मिलता है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको जितने भी कंपोनेंट्स मिलते हैं वो ज़रूर चेक करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसकी स्विचिंग के लिए सबसे पहले बता दूँ, आईसी की जगह यहाँ पर मॉसफेट का यूज किया गया है। 3 मॉसफेट इसमें यूज करे गए हैं। मॉसफेट का नंबर कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा मॉसफेट के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो मॉसफेट के ऊपर लिखा हुआ नंबर आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, पिन आउट लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपको पता नहीं है मॉसफेट है, ट्रायक है, या फिर ट्रांजिस्टर है, या IGBT है, आपको पता नहीं है, आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, नंबर डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। समझ में ना आ रहा हो तो इंस्टाग्राम या फेसबुक में मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर इस हीट सिंक के यहाँ पर जो 3 यहाँ पर कंपोनेंट लगे हैं, इसकी 3 लेग होती हैं। अभी बेसिक समझा रहा हूँ, अभी डीपली नहीं घुसा हूँ, तो पहले बेसिक सा ही सीख लो। अब यहाँ पर जो 3 इसमें कंपोनेंट लगे हैं उसकी 3 लेग होती है इस तरीके से। अब इसका नंबर कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर इसका नंबर क्या आपको दिखा देता हूँ। इसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा BT139, ठीक है। यहाँ पर वैसे एक ट्रैक है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें लगा हुआ है उसी तरीके से इसमें नंबर लिखा होता है। उससे आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, पता चल जाएगा मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है, ट्रैक है, या फिर IGBT है। अब चलते हैं रिपेयरिंग की तरफ। भाई रिपेयरिंग से पहले कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टेंस और यहाँ पर जो भी इसमें लगे हुए उनके बारे में, वो भी बताता हूँ। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट्स का नाम पता नहीं है वो क्या चीज़ है, तो सिंपल सी बात है, किसी भी कंपोनेंट के बगल में उसकी कोडिंग लिखी रहती है। यानी कि आप ये देखिए, ये नीला वाला क्या आपको पता नहीं होगा, तो इसके जस्ट नीचे कुछ लिखा होगा CDRJ ऐसे लिखा होगा। C बोले तो कैपेसिटर, इसको हटाता हूँ तो इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, C बोले तो कैपेसिटर। अब कैसे, कैपेसिटर के भी तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, पोलर, नॉन पोलर और इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आपको फिलहाल वो सीखने के लिए डीपली सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं दूसरे कंपोनेंट्स की बात करता हूँ। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये देखिए ग्लास वाला है ना, बहुत लोगों को पता है ये फ्यूज है, नहीं पता है तो यहाँ पर F देख लो, F बोले तो फ्यूज है। अब यहाँ पर देखिए लाइव और न्यूट्रल वायर यहाँ पे लगती है, जो मेन से आ रखी है आपकी इधर से, ठीक है, वो जाती है इधर। इसकी भी अब बेसिक सी चीज़ सिखा रहा हूँ। अगर आपको अब फिर भी बोरिंग लग रहा हो तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेन मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, आप फालतू की बातें करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ जो कि यहाँ पर सीखे सिखाए आते हैं, मैं उनके लिए बनाता हूँ जो फ्रेश सीख रहे हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप मैकेनिक हैं तो बिल्कुल आपको बोरिंग ये वीडियो लग रही होगी। अगर आप मैकेनिक नहीं है या सिंपल बंदे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक से एडवांस नॉलेज तक मिलेगा। देखिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसे छोड़ देंगे या फिर आप इग्नोर करते हैं इस चैनल को, तो आप वाकई में बहुत सारा ज्ञान आप इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए आप ज़रूर सपोर्ट करें और देखिए, ठीक है, सॉरी। अब वैसे ही ये कंपोनेंट, ये काला काला कलर का क्या है, बहुत लोगों को पता है ये क्या चीज़ है, जिन्हें नहीं पता देख लो। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर
अब पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नीचे लिखा है BD यानी कि ब्रिज डायोड। ये एक डायोड ही है। डायोड बहुत सारे टाइप के होते हैं। फिलहाल यहाँ पर 4 डायोड न लगा के यहाँ पर एक इस तरीके से डायोड लगा दिया गया है। ये ब्रिज डायोड है। इसमें AC 220 वोल्ट इनपुट होएगा तो आपका आउटपुट 220 वोल्ट DC में निकलेगा। ठीक है, AC को DC में बदलने के लिए इस डायोड का यूज किया जाता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप 4 डायोड की श्रेणी बना सकते हैं। फिलहाल आपको बेसिक समझा रहा हूँ, अभी डीपली नहीं गया। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर यहाँ पर 280 वोल्ट के यहाँ पर लगाए गए हैं। और बात करें इधर पे, ये एक कंपोनेंट है यहाँ पर, ये देखिए एक कंपोनेंट है। ये क्या है? NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका पूरा नाम है NTC यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सभी कंपोनेंट्स पे मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, उसकी लिंक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप इन सभी कंपोनेंट्स को, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो आपको सर्किट बोर्ड में फॉल्ट टूटने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्ट फॉल्ट पे जाऊंगा तो आप लोग कंपोनेंट के बारे में सीखेंगे नहीं। जरूरी नहीं कि वही फॉल्ट हो सकता है, इसलिए आपको कंपोनेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो NTC ये होता है, यहाँ पर एक थर्मिस्टर की तरह यूज करता है, जो वोल्टेज पे अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। अब सभी कंपोनेंट अभी बताऊंगा किस किस सीरीज में लगते हैं, पैरेलल पे लगते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। उसके जस्ट पीछे यहाँ पर ये कंपोनेंट पूरे हो गए, बाकी बीच में रेजिस्टेंस है वो तो पता ही होगा, आपको देखे होंगे। यहाँ पर एक जेनर डायोड लगी है, जेनर डायोड पे ZD आपको लिखा मिल सकता है, ZD बोले तो जेनर डायोड, और रेजिस्टेंस के बगल में R और आपको डायोड के बगल में D। ठीक है, कैपेसिटर के बगल में C आपको लिखा मिल सकता है। और यहाँ पर जो आपको मोसफेट या फिर ट्रांजिस्टर या फिर कुछ भी चीज़ में लिखी है ट्रैक वगैरह, उसके नीचे आपको Q लिखा हुआ मिल सकता है। मतलब जहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज किया होता है वहाँ पर Q लिखा हुआ मिलता है। जैसे कि छोटा ट्रांजिस्टर है, इधर पे दिखाता हूँ, वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है दिखा पाना, तो यहाँ पर देख सकते हैं Q करके लिखा हुआ है। तो यानी कि जितने भी टाइप्स के जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसके अगल बगल की जो कोडिंग होती है, मतलब उस पर जो कोडिंग होती है वो Q करके दर्शाई जाती है। और यहाँ पर जो येलो वाला है, मतलब ये थोड़ा सा केसरिया रंग का, ये आपका कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर आपको बताया था ना, कैपेसिटर बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कंपोनेंट आपको पहचान में आ रहे होंगे। बाकी मैंने बता दिया, जो पहचान में नहीं है वो आपको मैंने बता दिए। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप देख सकते हैं एक मल्टीमीटर के माध्यम से। इसकी सभी की वीडियो बनाई है। अब बात करते हैं फॉल्ट की। और फॉल्ट जो बताऊंगा अभी प्राइमरी सेक्शन का बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। शिकायत आ रही थी सर आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं, इसलिए मैं प्राइमरी सेक्शन को आज और सेकेंडरी को कल परसों बता दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। अब बात करते हैं इसके फॉल्ट की। सबसे पहले अगर आपने इसमें फॉल्ट ढूंढना है तो सबसे पहले फ्यूज को चेक करना पड़ेगा। भाई फ्यूज से पहले आप यहाँ पर कनेक्टर को चेक कर लीजिए। बहुत बार क्या होता है ना, इस पर कार्बन लगने की वजह से स्पार्किंग होते होते आपका SMPS चालू नहीं होता है। बहुत लोग बोलते कि यार सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर चालू कंडीशन में इसको है या नहीं, ये देख लीजिए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात है, यहाँ पर आपने दूसरे स्टेप में फ्यूज को चेक करना है। फ्यूज कैसे चेक करना है? मल्टीमीटर को सिंपल तरीके से आप रख लीजिए, और यहाँ पर इसको मैं रखता हूँ बजर की रेंज पे। तो यहाँ पर बजर की रेंज पे इसको रख लिया है। अब यहाँ पर फ्यूज को चेक करेंगे। फ्यूज के एक सिरे में और दूसरे सिरे में हम मल्टीमीटर को लगा लेंगे, तो यहाँ पर फ्यूज हमारा इजीली चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई SMPS बिल्कुल ओके है, तो फ्यूज कोई ख़राब नहीं होगा, यहाँ पर बीप देगा। अगर फ्यूज ख़राब होता है तो यहाँ पर कोई बीप नहीं देगा। अब मान लीजिए फ्यूज आपका सर्किट में उड़ा हुआ है, तो आप पे फ्यूज बांधा और इसको सीरीज में चेक करना है। रिपेयर करते समय आपने जब इसको बीच बीच में टेस्ट करना है तो उस वक्त सीरीज में इसको चेक करना है। ये नहीं कि आपने फ्यूज उड़ा है, बांध लिया और लगा लिया, ब्लास्ट हो गया, ऐसा नहीं करना है। फ्यूज उड़ने की बहुत सारी वजह हो सकती है। कभी कभी फ्यूज वैसे ही उड़ जाता है, कभी कभी आगे कोई फॉल्ट या फिर शॉर्टिंग होने की वजह से फ्यूज उड़ता है। देखिए ज़्यादातर इसमें ये जो मोसफेट आपको 3 दिख रहे हैं ना, इनके ख़राब होने की वजह से ऐसा होता है। देखिए ये तो मैं आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका मोसफेट ही ख़राब हो, आपका रेक्टिफायर डायोड भी ख़राब हो सकता है, आपका एक कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, ये भी शॉर्ट हो सकते हैं। प्राइमरी सेक्शन का जो फॉल्ट का सॉल्यूशन है, बस ट्रांसफॉर्मर, देखिए ट्रांसफॉर्मर से इधर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर आपने इसको चेक कर लिया तो आप समझ लीजिए आपने प्राइमरी सेक्शन का सीख लिया। सिंपल सी बात है, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन कोई कठिन नहीं है और सेकेंडरी भी कोई कठिन नहीं है। ठीक है, आपने बस कंपोनेंट को चेक करना आना चाहिए। अब बात करते हैं NTC की। NTC हमेशा सीरीज में लगता है, फ्यूज भी हमेशा सीरीज में लगता है। ठीक है, पैरेलल पे नहीं लगता। सीरीज और पैरेलल क्या होता है? देखिए सीरीज यानी कि लाइव वायर के बीच में अगर हम कोई कंपोनेंट लगा देंगे तो सीरीज कहलाएगा, यानी कि लाइव या फिर न्यूट्रल वायर के बीच में। अगर हम लाइव और न्यूट्रल के साथ में हम दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कैपेसिटर ना, उसको हम पैरेलल कहते हैं। देखिए बेसिक है। अब बात करते हैं NTC की। NTC हमेशा आपको सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप फ्यूज को लगाते हैं ना, वैसे ही NTC को लगाया जाता है। और NTC की जो वैल्यू आती है, देखिए कुछ ओम्स में दिखाएगा, ये 5-6 ओम से दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा NTC ओके है।
एनटीसी खराब होने के बाद आपका सर्किट डेड हो सकता है, लेकिन एनटीसी खराब होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, वो आपका मोस्फेट, ब्रिज डायोड और ये कैपेसिटर हो सकता है। ठीक है, फुल्ली शॉर्ट आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं खराबी है। फुल्ली शॉर्ट कहाँ पे आता है वो भी बता देता हूँ। जो भी पैरेलल पे जो कंपोनेंट लगते हैं, जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर किसी भी टाइप का हो, ठीक है, कैपेसिटर, ब्रिज डायोड और मॉसफेट जो होते हैं, इनमें शॉर्टिंग आने की वजह से आपको फुल्ली शॉर्टिंग दिखा सकता है, यानी कि कोई भी कंपोनेंट में आप शॉर्टिंग दिखा सकता है। कैसे आपको बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, ये जो वायर लगी है ये जंपर के लिए, मतलब जंप करने के लिए यहाँ पर लगी है। तो ये है जंपर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को सर्किट को पूरा करने के लिए इसको लगाए जाते हैं, यानी कि बीच में कोई यहाँ पर इसमें ऐसे कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिनमें हम यहाँ पर दो ट्रैक को जोड़ नहीं सकते हैं, तो ऊपर ही ऊपर जंपर का यूज किया जाता है। जंप, सिंपल सी बात है, जंपर बोले तो जंप, यहाँ से यहाँ ट्रैक को जंप किया जाता है और सर्किट को पूरा किया जाता है, ये होता है जंपर। जंपर एक सिंपल सी वायर होती है, ये तो आपको पता ही होगा, जंपर ऐसे चेक करते हैं, सिंपल सा है। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये दो कैपेसिटर यहाँ पे जो लगे हैं स्टेट, ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। कैपेसिटर की जो दो लेग हैं, यानी कि जो नीले वाले कैपेसिटर की दो लेग हैं यहाँ पर अटैच्ड हैं और ये कैपेसिटर पैरेलल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर इन कैपेसिटर पे कोई भी वैल्यू या फिर वैल्यू आ सकती है इन कैपेसिटर पे, क्योंकि आगे कुछ कंपोनेंट है, इसकी वजह से वैल्यू आ सकती है। अगर इस कैपेसिटर को आप निकाल के चेक करेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी और यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। बस जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनमें ऐसी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। अगर शॉर्टिंग आती है तो सर्किट से निकाल के चेक कीजिए। ऐसा नहीं है कैपेसिटर पे यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है तो आपने क्या किया, कैपेसिटर को निकाल के अलग कर लिया और दूसरा डाल दिया, ऐसा नहीं है, बिना चेक करे डालना है। जो जितने भी कैपेसिटर्स या फिर डायोड होते हैं उनमें शॉर्टिंग आती है तो निकाल के चेक कीजिए कंफर्म करने के लिए। ऐसा होता है ना, आगे किसी और कंपोनेंट के खराब होने की वजह से भी वहाँ पर शॉर्टिंग आती है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर को आप चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कैपेसिटर हमारा ओके है। वैल्यू आ सकती है 400, 500, 600 दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको निकाल के चेक करना है, तब वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इतना हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर है ये वैल्यू दिखाते हैं, ठीक है, ये इतना याद रखना, ये वैल्यू दिखाते हैं, जो जिसमें प्लस माइनस होता है ना, ये वैल्यू दिखाते हैं, और इनमें प्लस माइनस नहीं होता, इसको उल्टा सुल्टा कैसे भी लगा लो जो ब्लू वाले हैं। अब इन कैपेसिटर पे देखिए कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब ये ओके है। अब बात करते हैं आगे, यानी कि जो मैंने डायोड आपको दिखाई थी, ब्रिज डायोड, इसमें 4 लेग होती है, 2 एसी इनपुट की, 2 डीसी आउटपुट की। जो बीच की होती है देखिए वो होती है एसी इनपुट की, यानी कि जब आपने डायोड को चेक करना है 1 2 3 4 उस डायोड की लेग है, ठीक है। हो सकता है उसमें बड़ी वाली डायोड भी यूज़ करी हो, IN 4007 या फिर 5408, उनको भी चेक करना आना चाहिए। नहीं आता है तो उसकी वीडियो बनाइए, उसको भी देख लेना। अब डायोड में किसी भी चारों में से किसी भी 2 लेग में आपस में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, 2 लेग 3 लेग चारों में आपस में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट में लगा लेंगे, दूसरे में चेक करेंगे, बिल्कुल ओके है, वैल्यू दिखा सकता है, ये आगे कैपेसिटर की वजह से दिखाता है, ठीक है। शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, बस इतना याद रखना है। देखिए चारों बिल्कुल फ्रेश हैं। अब यहाँ से इन दोनों बीच में चेक करते हैं, नहीं आ रही, बाहर की करते हैं, नहीं आ रही, इनमें नहीं आ रही शॉर्टिंग, इसका मतलब ये हमारा ओके है, ठीक है। इससे जस्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हैं 2 ये कैपेसिटर, इनमें भी चेक कर लेते हैं इनकी दोनों पे। देखिए बीप मारने के बाद बंद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंटिन्यू ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे दिखा सकता है आपको, ये चार्ज हो रहा है उस वक्त ये दिखाता है। देखिए यहाँ पर ये दिखाएगा बंद हो जाएगा, ये देखिए दिखाएगा बंद हो जाएगा, बीप मारी बंद हो गया, क्योंकि इस वक्त ये चार्ज हो रहा होता है। इतने कंपोनेंट्स चेक कर लिए। अगर आपको कैपेसिटर पे या फिर डायोड पे शॉर्टिंग आ रही है तो निकाल के चेक कीजिए, क्योंकि आगे मॉसफेट खराब होने की वजह से भी ऐसे हमेशा देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं ये चीज़ क्या है, ये भी एक कैपेसिटर है, इसके जस्ट नीचे देख लो क्या है, सी लिखा होगा, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर है तो इसमें शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, आती है तो निकाल के चेक करो, निकाल के आती है तो इसका मतलब ये ख़राब है, नहीं आती है निकाल के तो कैपेसिटर ओके है, यानी कि आगे कुछ ना कुछ खराबी है, इसमें नहीं आ रही शॉर्टिंग तो ठीक है। अब बात करते हैं आपके रेजिस्टेंस की। जो हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस है वो आपका पैरेलल पे देखने के लिए मिलती है, और जो कम वैल्यू की है वो आपको सीरीज में देखने के लिए मिलती है। सीरीज में यहाँ पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे, एक लेग और दूसरी लेग में इसमें हम लगा लेते हैं, रुकिए। तो रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दी, सॉरी यहाँ पर अब दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस में, एक मिनट, रेजिस्टेंस की यहाँ पर है लेग, यहाँ पर है लेग, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू का रहेगा रेजिस्टेंस वहाँ पर शो करेगा। एक मिनट, तो उस रेजिस्टेंस की जो आप रेजिस्टेंस दिखाया था ना, ये वाला, इसकी जो लेग है ये है, मैंने फाइंड कर ली है, ये लेग है, उसकी वैल्यू यहाँ पर दिखा देगा। एक मिनट, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ, ये 46, एक मिनट अच्छी तरीके से लगाता हूँ, ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको शो कर जाएगा, ये है 46-47 ओम्स का, ठीक है। अगर थोड़ा सा कम वैल्यू का रहता तो यहाँ पे बीप मारता,
यानी कि ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर ये चीज़ भी सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं रजिस्टेंस से आगे। यहाँ पर है 3 मॉसफेट 1 2 3। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर भी होते हैं, मॉसफेट भी हो सकते हैं या फिर ट्राइक भी हो सकते हैं। चेक करने का तीनों का मेथड एक ही है। अब इनके इसमें 3-3 लेग होती हैं, जैसा कि आपको इसमें बताया था मैंने 3-3 लेग होती हैं। चलिए उनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है वो कंपोनेंट, ये है कहाँ पे है, यहाँ पर ये हीट सिंक के जस्ट पास में। उसकी लेग ये है, देखिए आपको दिखाता हूँ। एक की 3 ये है, एक की 3 ये है और एक की 3 ये है, ठीक है। उन तीनों लेगों में आपने चेक करना है। सर्किट बोर्ड पे लगे लगे चेक कीजिए। अगर आपको शॉर्टिंग आ रही है तो निकाल के चेक कीजिए, इतना हमेशा निकाल के चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर इनमें देखिए कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं आनी चाहिए आपस में तीनों लेग में। अभी आपको इसमें भी दिखा दूंगा एक सैम्पल एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर आपका सर्किट बोर्ड ख़राब होता है तो ज़्यादातर इन्हीं में शॉर्टिंग दिखाता है। तो देखिए इनमें शॉर्टिंग अगर भी पैसे मारे तो समझ लीजिए ख़राब है। निकाल के फिर चेक करना है आपने, निकाल के कंफर्म करना है कि शॉर्टिंग इसी में है या फिर किसी और चीज़ में है। ज़्यादातर शॉर्टिंग इन्हीं मॉसफेट पे आती है, याद हमेशा रखना। तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। जैसे कि आपने इसमें एग्जाम्पल के लिए इसमें एक किसी भी मॉसफेट में यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही, बीप करके मार रहा है दोनों लेग पे, किसी में भी लेग तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। तो आपने उसको निकाला और ऐसे करके निकाल के तीनों लेग पे आपस में चेक कर लिया। यानी कि इस तरीके से आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आपने तीनों लेग पे चेक कर लिया है। इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेग में इस तरीके से लगा लिया आपने, दूसरी में ऐसे लगा लिया, तीसरी में भी ऐसे लगा लिया। बाहर पे शॉर्टिंग आ रही है, समझ लीजिए ख़राब है। नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये ओके है, इसमें कोई और चीज़ ख़राब है। कोई और चीज़ क्या ख़राब है आपको वो फाइंड करना है। फाइंड करना है तो आपने सभी कंपोनेंट को चेक करना सीखना पड़ेगा। वही मैं यहाँ पर अब बता रहा हूँ। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ लेकिन समझाने का तरीका आपको बहुत ही डीपली ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपने मॉसफेट को भी चेक कर लिया, इसमें शॉर्टिंग है तो आपने इसका नंबर के हिसाब से इसको डाल देना है। शॉर्टिंग नहीं मिल रही है तो आगे जाइए, आगे जाइए। यहाँ पर ये जो रेड कलर की जेनर है, यहाँ पर देखिए कभी कभी जेनर में शॉर्टिंग आने की वजह से भी आपका सर्किट रेड हो सकता है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये है जेनर डायोड आपकी, यहाँ पर रेड कलर की, इसके टॉप में ब्लैक रहता है इतना, ठीक है। ये डायोड की ही एक तरीके का डायोड होता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल काम करता है। तो इस जेनर डायोड को चेक करना है। जेनर डायोड को जब भी चेक करेंगे तो शॉर्टिंग नहीं मारना चाहिए। जैसे डायोड आपको वैल्यू दिखाता है ना, जैसे डायोड वैल्यू दिखाता है आपको, एक तरफ से डायोड वैल्यू दिखाता है, एक तरफ से नहीं दिखाता है, तो वैसा ही जेनर डायोड में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इस जेनर को लूँगा, ये जेनर है, ये कैसे वैल्यू आपको दिखाता है पता नहीं, ये ख़राब है सही है आपको दिखा के पता चलेगा। हाँ ये ठीक है। तो एक तरफ से जेनर डायोड वैल्यू देता है, एक तरफ से नहीं देता। यहाँ से नहीं दे रहा है तो इस तरफ से देगा ज़रूर। ऐसा ही हमारा डायोड का काम भी होता है, एक तरफ से वैल्यू देगा, एक तरफ से नहीं देगा। जेनर डायोड ख़राब होता है तो दोनों तरफ से ऐसा करेगा, या एक तरफ से तो करेगा नहीं, करेगा तो दोनों तरफ से ऐसा करेगा, बीप करके मारेगा। इतना हमेशा याद रखना। ये तो हो गया जेनर डायोड टेस्टिंग, ये भी चेक कर लिया, ठीक है। तो आगे जाइए, आगे जाइए। छोटी कंपोनेंट्स हैं, ये देखिए, ये आपका कैपेसिटर है, इसको चेक करना है। इसमें भी इसकी दोनों लेग भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। ये जो आपका ये वाला कैपेसिटर है, इसमें भी कोई शॉर्टिंग, पीएफ है, इनमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे जेनर डायोड है, उसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। बात रही रेजिस्टेंस की, सभी पे मैंने बात कर ली, रेजिस्टेंस की बात नहीं की। वहाँ पर तो कम वैल्यू के रेजिस्टेंस की बात करी थी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ। ये है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इस रेजिस्टेंस को एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, एक आपको दिखाता हूँ, 100 मतलब ये आपका है, थोड़ा 200 पे एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेट पता चलेगा। ये आपका है कितना, 100 ओम्स का, 100 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, ये वाला। और एग्जांपल के लिए एक दो आपको और चेक करवा दूँ। आगे ये वाला है, इसको चेक करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू नहीं दिखा रहा, उठाइए, रखिए 200 पे रखिए। अब चेक कीजिए, यार अभी भी इसकी वैल्यू नहीं दिखा रहा। थोड़ा सा और उठाते हैं, 2 एम पे सेट कर लेते हैं, तो अब दिखा रहा है। तो ये इसका मतलब ये कम हो सकता है थोड़ा सा। मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर अटैच नहीं करा, देखिए 1 मिनट। तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा और ये हाँ दिखा रहा, ठीक है। 1 मिनट, अभी आपने देखा यहाँ पे 76 लिखा हुआ था। यहाँ पर जगह कुछ खास नहीं, इसलिए यहाँ पर अटैच नहीं हो पा रहा। 1 मिनट, आपको दूसरी पे दिखाता हूँ जिसमें बिल्कुल क्लियर इसकी लेग है, ठीक है। वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। एक रेजिस्टेंस ये है, इसकी क्लियर यहाँ पे लेग तो है। अब देखिए यहाँ पर पता चल जाएगा हमें। यहाँ पर 1 मिनट, उल्टा करके इसकी लेग पे देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ऐसे क्लियर दिखाई देगा। तो ये रेजिस्टेंस है, इसकी एक लेग यहाँ से अटैच है, एक लेग यहाँ से अटैच है। ये है यहाँ पर,
देखिए तो यहाँ पर कितना है, इसका मतलब इसको थोड़ा सा हमने डाउन करना है। 2K पे सेट करते हैं, क्यों 2K पे दिखा देगा, नहीं दिखा रहा, 20K पे सेट करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है 3.24 किलो ओम्स, 3.24 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू, एक मिनट आपको क्लियर मल्टीमीटर भी दिखा लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए 3.24 मतलब 3 किलो ओम्स के आसपास का रेजिस्टेंस है। के पे दिखा रहा है तो किलो ओम्स हो, एम पे दिखाए तो मेगा ओम। फिलहाल जितने भी रेजिस्टेंस हो ऐसे ही चेक कर सकते हैं। कहीं पर आपको वैल्यू नहीं दिखा रहा है, यानी कि इस रेजिस्टेंस में इस जगह पे वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब भाई इससे ज़्यादा ही वैल्यू का रहा होगा। यहाँ पर चेक करा तब वैल्यू आपको एक्यूरेट आ जाएगा। अगर किसी भी स्थिति में आपको लास्ट तक रेजिस्टेंस मोड में यह रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं देता, समझ लो रेजिस्टेंस खराब है। ज़्यादातर रेजिस्टेंस खराब होने के बाद जले से नज़र आते हैं। रेजिस्टेंस में बहुत कम खराबियाँ देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस भी ऐसे चेक करनी है सभी की सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर एक डायोड जो भी आपको बताई थी, जैसे जिन्हें डायोड आपने चेक करी, एक तरफ से वैल्यू देनी चाहिए, एक तरफ से नहीं, वैसे ही आपका डायोड बिहेव करता है। बाकी कैपेसिटर वैसे ही चेक करें जैसे यहाँ पर मेन कैपेसिटर बताया था। और यहाँ पर किसी भी कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं माननी चाहिए। बाकी यहाँ पर जेनर डायोड है, मोस्फेट भी बता दिया। और एक कंपोनेंट और कौन सा बचा है, एक कंपोनेंट ये छोटा ट्रांजिस्टर बचा है, ये भी वैसे ही चेक किया जाता है जैसे कि नॉर्मल हम मोस्फेट चेक करते हैं। चलिए उसका भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। छोटे वाले ट्रांजिस्टर को भी ऐसे ही चेक करा जाता है। चलिए इसको रख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर की 3 लेग हैं, ये वाली, एक मिनट, 1 2 3। इस ट्रांजिस्टर को चेक करें तो कहीं से भी शॉर्टिंग नहीं मानना चाहिए, भले 2 बीच की लेग हो, साइड की लेग हो, आपको कहीं भी शॉर्टिंग नहीं मानना चाहिए। कुछ वैल्यू दिखा सकता है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, आपका ट्रांजिस्टर अंदर से ओपन हो जाता है, शॉर्टिंग भी नहीं दिखाता और वहाँ पर वो फिर भी ख़राब होता है। इस ऐसी स्थिति में अगर सारे आपने कंपोनेंट चेक करे, कहीं भी आपको शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही, तो आप क्या कीजिए, मॉसफेट ट्रांजिस्टर में से आपको शॉर्टिंग नहीं मिल रही है तो उठा के चेंज कर दीजिए। सिंपल सी बात है। कभी कभी मॉसफेट ख़राब होने के बाद भी आपको शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर से ओपन हो जाता है, इतना हमेशा याद रखना। अब और हाँ, एक चीज़ और है जो प्राइमरी सेक्शन से जुड़ी होती है और सेकेंडरी सेक्शन से जुड़ी होती है, वो होती है आपका ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, फोटो ट्रांजिस्टर और IR LED, यानी कि एक रेज के माध्यम से यहाँ पर स्विचिंग होती है। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसको आप देख लेना, उसकी भी मैंने, आप टाइटल सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। तो ये जो ऑप्टोकपलर है इसमें 2 लेग सेकेंडरी में मिलेंगी, 2 लेग प्राइमरी में। जो प्राइमरी में 2 लेग मिलती है उनमें भी कोई भी वैल्यू नहीं दिखा सकता। हाँ, उठा के इसको चेक करेंगे नहीं दिखाएगा, यहाँ पर बोर्ड पे लगे कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा सकता है, बस शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इतना याद रखना। कंफर्म चेक करने के लिए इसको निकाल के चेक कीजिए, ऊपर कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। हाँ, जो प्राइमरी सेक्शन में 2 जो लेग, यानी कि सेकेंडरी सेक्शन में जो 2 लेग लगी रहती हैं उनमें LED होती है, तो उसमें एक आपको डायोड वैल्यू दिखा सकता है, यानी कि 500-600 के आसपास दिखा सकता है। इसका मतलब ये ठीक है। ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम बहुत कम आती है, जो आती है मॉसफेट और ये इतने ही कंपोनेंट में आती है। कुछ कंपोनेंट जल जाते हैं, उनको तो आप क्लियर पहचान सकते हैं, लेकिन मॉसफेट और ट्रांजिस्टर जलने के बाद पहचाने नहीं जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर शॉर्टिंग यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं। और आप ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें जो है बहुत कम फॉल्ट आता है ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर में देखिए प्राइमरी की जो लेग हैं, ट्रांसफार्मर तक हम पहुँच जाते हैं। चलिए ट्रांसफार्मर में ये जो लेग हैं आपको देखिए, ये है, इसमें कुछ ना कुछ बीप आनी चाहिए। ये देखिए ट्रांसफार्मर की 2 लेग में बीप आती है और यहाँ भी आपको, और इसके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपको इस तरीके से बीप सुनाई देगी। इसमें तो सभी में सुनाई देगी और इसमें आपको दोनों में सुनाई देगी। वैसे ही आप दूसरे ट्रांसफार्मर को चेक कीजिए, इनमें भी आपको वैसे ही यहाँ पर सुनाई देगा। यानी कि ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर शॉर्टिंग आपको नहीं मिलेगी, जो शॉर्टिंग होती है मॉसफेट से रिलेटेड आ जाती है। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर कमेंट करना, आपको बता दूंगा। अगर आपका सेकेंडरी आप सीखना चाहते हो तो बता देना, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगली वीडियो में। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का टारगेट पूरा कर देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।